बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, हम लोगों ने मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं ये स्टार्ट किए हुए हैं। कल थर्ड मैकेनिज्म ऑस्मोसिस हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि ऑस्मोसिस की जो डायरेक्शन है ना वो डिपेंड करता है कि आपके पास सेल किस सॉल्यूशन में पड़ा है। और हमने सॉल्यूशन तीन तरह के पढ़े, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। और लास्ट में हमने इनका सेल पे इफेक्ट क्या होगा ये डिस्कस किया था। ठीक है, यहीं से आज हम कंटिन्यू करेंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे माइंड में है, मैं आप लोगों से जरूर पूछूंगा कि आपके पास दो सिनेरियोज हैं। या तो आपने एनिमल सेल लिया हुआ है या फिर आपने प्लांट सेल लिया हुआ है। दो तरह के सेल्स हैं हमारे पास। मैं दोनों सेल्स को बारी बारी हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखूंगा। क्या होगा, पहले हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। मैं अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एनिमल सेल या प्लांट सेल किसी भी सेल को रख दूं तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूशन में वाटर कम है और सेल में वाटर ज्यादा है। तो अल्टीमेटली ऑस्मोसिस की वजह से वाटर सेल से बाहर सॉल्यूशन में आ जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा, डी शेप हो जाएगा, अपनी टर्जिडिटी मेंटेन नहीं कर पाएगा। यहां तक तो ओके है। अब ध्यान से सुनना है आप लोगों ने और मुझे अपना आंसर देना है। सिनेरियो है कि जो सेल के बाहर का एनवायरमेंट है ना ये हाइपोटोनिक है। हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का मतलब है सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है यहां पानी ज्यादा है, सेल के अंदर जो उसका कंपोनेंट है वहां पे पानी कम है। ऑस्मोसिस के नतीजे में पानी बाहर से सेल के अंदर जाएगा। जब पानी सेल के अंदर जाएगा तो ये जो वाटर है ये सेल की बाउंड्री पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, क्योंकि अंदर पानी आता जा रहा है और अंदर से उसकी वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि जो सेल होगा वो स्वेल करेगा। जब वो स्वेल करेगा हम कहेंगे सेल टर्जिड हो गया है। क्लियर है यहां तक? अब मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखने जा रहा हूं। आयमा सादिया, अगर मैंने ये प्लांट सेल रखा है और साथ ही साथ एक और सिनेरियो में मैंने एनिमल सेल रख दिया है, सिचुएशन सेम है, दोनों जो है वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में है। दोनों में बाहर से पानी एंटर होगा। जब बाहर से पानी एंटर होगा तो सेल स्वेल करेंगे, टर्जिड हो जाएंगे। लेकिन पानी मजीद बाहर से अंदर जा रहा है और अंदर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मुझे बताओ जो सेल है अल्टीमेटली उस पर क्या असर होगा? मेरा क्वेश्चन पिक किया है। एक लंबे अरसे तक, कुछ मिनट्स तक, कुछ देर तक ये कंडीशन कंटिन्यू है कि बाहर से पानी सेल में आता जा रहा है, सेल के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, सेल स्वेल करता जा रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा? सेल दो ही तरह के हैं, या तो आपने प्लांट सेल लिया हुआ है या एनिमल सेल लिया हुआ है। दोनों में मुझे बता दो कि कुछ देर तक अगर ये फिनोमेना कंटिन्यू रहेगा रिजल्ट क्या होगा? कौन बताएगा पहले? सादिया क्या लगता है? कौन सा सेल? दो सेल लिए हमने, डैमेज से क्या मतलब लूं मैं? मतलब जैसे अगर उसमें वाटर ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वेट उसका ज्यादा हो जाएगा तो उससे वो डैमेज हो जाएगा। इसको डैमेज कहते हैं। थोड़ा सा मुझे स्पेसिफाई करो कि डैमेज वर्ड से आप क्या मतलब ले रही हो? स्वेल कर जाएगा जी। तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि स्वेल कर गया। अल्टीमेट पूछ रहा हूं क्या होगा डैमेज। चलो ये बताओ दोनों में ही होगा या किसी एक में होगा? दोनों में ही होगा।
ठीक है जी, दोनों में ही होगा। हाँ जी आइमा। आइमा मुझे नहीं क्लियर हुई, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, थोड़ा सा ऊंची बोल दो। एक सेंटेंस में एनिमल सेल के साथ और प्लांट सेल के साथ क्या होगा, क्विकली। आइमा आई थिंक सो नेट का इश्यू है। इवेंचुअली डाई हो जाएगा, लेकिन जो प्लांट सेल होता है वो उसी से कवर कर जाता है। एनिमल सेल क्यों डाई होगा जी? आइमा के पास कोई इसके लॉजिक आंसर? सादिया ने इतनी देर में अगर चैट जीपीटी से पूछ लिया हो, नहीं पूछा तो क्यों नहीं पूछा? इधर मैं क्वेश्चन करूं, आपका काम है थोड़ी देर सोचो, नहीं समझ आ रही, चैट जीपीटी सामने ओपन किया, सिंपल क्वेश्चन वहां पुट किया। आइमा का आंसर ठीक है, एक सेल डैमेज होगा, एक सेल सरवाइव करेगा। कौन सा सेल डैमेज होगा? एनिमल सेल डैमेज होगा। प्लांट सेल सरवाइव करेगा। सादिया दोनों सेल्स डैमेज नहीं होंगे, दोनों सेम रिस्पॉन्स नहीं देंगे। लेकिन मुझे सादिया अगली बात, आइमा अगली बात नहीं समझा सकी कि एनिमल सेल ही क्यों डैमेज हो रहा है, प्लांट क्यों नहीं हो रहा, और डैमेज क्या होगा ये भी बता दूं। डैमेज ये होगा कि एनिमल सेल एक वक्त आएगा, अंदर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो उस प्रेशर को बियर नहीं कर पाएगा और एनिमल सेल बस्ट कर जाएगा। जब वो बस्ट कर गया तो इसका मतलब है उसकी डेथ हो गई है सेल की। सेल इज डैमेज, सेल इज नो मोर। लेकिन प्लांट सेल बस्ट नहीं करता, क्यों? कोई बता सकते हैं? इससे आपको शायद हिंट मिल जाए कि प्लांट सेल क्यों नहीं बस्ट किया, एनिमल सेल ही क्यों किया। वेरी गुड, शाबाश। प्लांट सेल में हम पढ़ते हैं कि उनके बाहर एक बहुत ही रिजिड बाउंड्री है जिसे आप सेल वॉल कहते हो। बेशक अंदर से पानी आ रहा है और वो प्रेशर एक्सर्ट करता जा रहा है, लेकिन वो जो रिजिड बाउंड्री है ना, उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि वो उस प्रेशर को बियर कर सके। इसलिए आप देखोगे प्लांट सेल टर्जिड जरूर होगा, फूलेगा, रिजिड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, एक प्रॉपर शेप में आ जाएगा, लेकिन बस्ट नहीं होगा। लेकिन यहीं पे आपने एनिमल सेल लिया हो, एनिमल सेल की जो बाउंड्री है ना वो सेल मेम्ब्रेन है। अभी हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ के आए हैं, ये तो एक फ्लूइड नेचर की है, इतनी रिजिड चीज नहीं है। अब अगर अंदर से वाटर आ रहा है और वो आके सेल मेम्ब्रेन को हिट करके प्रेशर एक्सर्ट करता जा रहा है, तो एक वक्त आएगा प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि ये जो सिंपल सेल मेम्ब्रेन है जो इतनी हार्ड नहीं है, ये इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और अल्टीमेटली ये बस्ट कर जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में मैंने सिर्फ एक पॉइंट बताया है, हम जो प्रीफिक्सेस यूज कर रहे हैं ना, हाइपो, हाइपर, आइसोटोनिक, ये रिलेटिव कंसेप्ट्स हैं। यानी अगर आप कह रहे हो एक चीज सेल के बाहर ज्यादा है तो ऑब्वियस मतलब है इसका कि सेल के अंदर वो चीज कम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कह रहा हूं बाहर का सोल्यूशन हाइपरटोनिक है, तो इसका मतलब है सेल के अंदर का सोल्यूशन हाइपोटोनिक है। अगर मैं कह रहा हूं बाहर का सोल्यूशन हाइपोटोनिक है, तो मतलब सेल के अंदर का सोल्यूशन हाइपरटोनिक है। बाहर अगर सोल्यूट ज्यादा है तो सेल में कम है, बाहर अगर पानी ज्यादा है तो सेल में पानी कम है। तो ये आपके पास रिलेटिव टर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, वही बात आगे भी बताई गई है। लास्ट में जो लाइन है ना, ये आपका मेन कंसेप्ट है, इसको कहीं लिख लो, अंडरलाइन कर लो, ये चीज नहीं भूलनी चाहिए। आपके पास इस टॉपिक पे एग्जामिनर कई तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं, आपके एफएससी में भी, एमडी कैट में भी। तो बजाय हर दफा सोचने पर जो क्या कंडीशन है, सेल के अंदर क्या चीज ज्यादा है, सेल के बाहर क्या चीज कम है, हमसे वो पूछेगा वाटर की मूवमेंट। मैं आपको कल ये बात समझा चुका हूं कि हम वाटर की मूवमेंट देखेंगे, हम देखेंगे सॉल्वेंट ही फॉलो करेगा सॉल्यूट को, सॉल्यूट नहीं इधर उधर हो रहा। तो हमने बस सिंपली देखना है कि जो सॉल्वेंट की मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो रही है। तो सॉल्वेंट हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ ही मूव करेगा, बस हमने ये देखना है। ये देखो, वही चीज आपको एक जिफ एनिमेशन के थ्रू भी दिखाई है। हाइपोटोनिक है ना,
बाहर वाटर ज्यादा है, सेल में ज्यादा जा रहे हैं, सेल स्वेल कर रहे हैं। आइसोटोनिक देखो खुश है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जितने मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं उतनी मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं। ओवरऑल उसकी जो टर्जिडिटी है उसमें ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। ये बेचारे को देखो स्क्वीज कर रहा है। पानी जो है अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो अंदर से पानी बाहर जा रहा है और सेल श्रिंक कर रहा है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है, उसमें डिहाइड्रेशन हो रही है। ये भी सेल के लिए अच्छी चीज नहीं है। फोर्थ मैकेनिज्म सबसे ज्यादा अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा ना, स्पेशली ट्रिकी एमसीक्यूज यहां से करेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, हमने इसकी निटी ग्रिटी को समझना है आज। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड आपको पहली चीज जो याद रखनी है, जो बाकी तीन चीजों में, बाकी तीन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में नहीं थी, सिर्फ इसी फोर्थ मैकेनिज्म में है, वो ये कि इस मैकेनिज्म में हमें एनर्जी चाहिए, और सेल की जो एनर्जी है ना वो उसे एटीपी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसलिए हम पढ़ के आए हुए हैं कि एटीपी जो है वो सेल की एनर्जी करेंसी है। जैसे हम अपनी लाइफ में जब भी कोई लेन देन कर रहे हैं तो हमारे पास एक करेंसी है जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं। करेंसी के अलावा अगर कोई वैल्यूएबल चीज हो उससे लेन देन किया जाए तो हर पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्टेट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी मोस्टली। लेकिन अगर आप करेंसी के साथ लेन देन कर रहे हो तो आपके पास ये चीज एक्सेप्टेबल है। सेल को जो एनर्जी डिमांड चाहिए उसकी जो करेंसी है ना वो एटीपी है। एटीपी के थ्रू जो आप सेल को एनर्जी दे रहे हो, सेल के लिए वही एनर्जी फायदेमंद है। इररिस्पेक्टिव अगर आपके पास बाकी ही एनर्जी है, हीट है, सेल उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर रहा, उल्टा वो उससे लॉस होती जा रही है, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखें तो हम इसमें अगेन सब्सटेंसेस मूव करवा रहे हैं, लेकिन यहां अब सेकेंड ट्विस्ट आएगा। डिफ्यूजन में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, ऑस्मोसिस में हमने देखा था जब भी हम किसी चीज को मूव कर रहे थे तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे थे। यहां डायरेक्शन चेंज हो गई है, इसलिए हमें एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमने असूल बदल लिया अपने लिए, अपनी जरूरत के मुताबिक। और क्या हमने कहा, जहां पे कंसंट्रेशन कम है ना उस जगह से हम पार्टिकल्स को, सब्सटेंसेस को मूव करवाएंगे और उस जगह लेके जाएंगे जहां उनकी कंसंट्रेशन पहले से ज्यादा है। वो ऑलरेडी वहां ज्यादा है लेकिन जरूरत भी ज्यादा है, इसलिए हमें बाहर से और उनको सोल्यूट्स को, सब्सटेंसेस को सेल में एंटर करवाना पड़ रहा है। और ये चीज हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कर रहे हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहता है चीजें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएं, जबकि हम ऑपोजिट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। दो चीजें होगी, एनर्जी चाहिए थी, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तीसरी चीज बच्चों आप लोगों के लिए नहीं है, हो सकता है आपने पहली दो बातें पढ़ ली हो या टीचर ने जब लेक्चर पढ़ाया हो तो उसने ये दो बातें हाईलाइट की हो। तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है ना, जहां पे आप अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सब्सटेंस को मूव करवा रहे हो, ये सेल मेम्ब्रेन की ही एक प्रोटीन है जो करवा रही होगी। आप डायरेक्टली कभी भी ये काम नहीं कर सकोगे कि आपके पास कोई भी चीज आए और वो लिपिड से होती हुई अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करे। ये फिनोमेना इतना प्रोमिनेंट नहीं है। जो चीज प्रोमिनेंट है वो ये कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जब आप कम कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ चीजें मूव करवाओगे तो यहां पे हमेशा आपको सेल मेम्ब्रेन की कोई प्रोटीन मिलेगी जो इस काम को फैसिलिटेट कर रही होगी। चूंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो आपको यहां पे एनर्जी भी चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आपका जो सेल है वो सिर्फ डिफ्यूजन के ऊपर ही डिपेंड करे, ठीक है ना, इसके अल्टरनेट देख लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अल्टरनेट है डिफ्यूजन। अगर तो हमारे सेल सिर्फ डिफ्यूजन तक ही लिमिटेड रहे कि वो ज्यादातर चीजों की ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन से करा रहे हो तो क्या होगा, वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करने का मतलब यह है कि सेल में जो चीज जितनी अमाउंट में चाहिए सेल वो डिफ्यूजन के थ्रू अचीव नहीं कर सकता। और साथ ही वजह बता दी है, ये प्रोसेस बहुत स्लो है, ठीक है। डिफ्यूजन इंतहाई स्लो प्रोसेस है। कितना है? आप लोग
ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में ये टॉपिक 9th में पढ़ के आए हैं। मुझे इस वक्त एग्जैक्ट फिगर स्टैट भूल रही है कि आई थिंक सो, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1 मीटर डिस्टेंस अगर किसी चीज को डिफ्यूजन के थ्रू ट्रैवल करना पड़े, ठीक है, आई होप सो यही है कि 1 मीटर डिस्टेंस डिफ्यूजन के थ्रू कोई मॉलिक्यूल कवर करेगा तो उसे 8 साल लग जाएंगे, या ऑपोजिट है कि 8 मीटर के लिए 1 साल लग जाएगा, बट अगेन बहुत स्लो प्रोसेस है। तो सेल के पास इतना टाइम नहीं है कि वो डिफ्यूजन के थ्रू सालों ले ले अपने इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। सेल के अंदर हजारों लाखों केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हर टाइम। सेल बहुत बिजी स्ट्रक्चर है, इतने बिजी स्ट्रक्चर में उसके इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करने के लिए हमें कोई एक्टिव प्रोसेस चाहिए जो रैपिडली ये काम करे। इसलिए हम देखते हैं कि डिफ्यूजन की भी लिमिट आ जाती है। इंपॉर्टेंट है लेकिन लिमिट भी है, हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ जाना पड़ता है। डिफ्यूजन का मतलब यह है कि अगर सेल सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन ही कर रहा हो तो हर वो चीज जो सेल के बाहर ज्यादा होगी वो सेल में एंटर हो जाएगी, चाहे सेल को उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, डिफ्यूजन का यही फिनोमेना है ना, जहां पे चीज ज्यादा है वहां से मूव करके जहां उसकी कमी है वहां चली जाए। इस तरह तो सेल के बाहर जो भी चीज ज्यादा होगी, और ऐसा होता है बहुत सारी चीजें सेल के बाहर ज्यादा होती हैं, वो चीजें सेल के अंदर जाना शुरू कर देंगी चाहे सेल को उसकी जरूरत नहीं है, इससे तो सेल को नुकसान होगा। इसी तरह अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो अंदर ज्यादा है और उसकी अंदर जरूरत भी है, लेकिन डिफ्यूजन कहती है कि वो चीज अंदर से मूव करके बाहर चली जानी चाहिए, हालांकि सेल को उसकी अंदर जरूरत है। तो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो हर जगह सेल के लिए मददगार नहीं है, इसलिए सेल को डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ती हैं। इस चैलेंज को वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कवर करते हैं। यह प्रोसेस उसको स्पेशली मदद देता है ऐसे मॉलिक्यूल्स और आयंस की मूवमेंट करवाने के लिए जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। बहुत सारे आयंस हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं सेल के अंदर ज्यादा हैं, लेकिन सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऐसी है कि उन्हें वो चीजें और चाहिए, इसीलिए उसको बाहर से वो चीजें मुसलसल इंपोर्ट करवानी पड़ रही हैं, चाहे वो बाहर कम है अंदर ऑलरेडी ज्यादा है। इसके लिए वो कीमत भी देता है, और कीमत क्या चुकाता है, वो अपनी एनर्जी इस्तेमाल करता है। सारा कुछ सेल इसलिए कर रहा है कि वो एनर्जी जनरेट करके अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके, लेकिन इस प्रोसेस के लिए उसे अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है जो कि उसकी कीमत है इस प्रोसेस के लिए, और वो इसको खुशी खुशी पे भी करता है। ये देखो दोनों साइड पे हमने दिखाया हुआ है। जरूरी नहीं है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नतीजे में हमेशा यही होगा कि चीजें सेल के अंदर ही आ रही हैं, सेल के बाहर भी जाएंगी। एक तरफ आपके पास लो कंसंट्रेशन है, दूसरी तरफ हाई कंसंट्रेशन है। यहां पे ये हाई कंसंट्रेशन है और ये लो कंसंट्रेशन है। मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में है, विद इन द सेल, आउटसाइड द सेल। क्या चीज कांस्टेंट है, एटीपी, एनर्जी का इस्तेमाल। सादिया कुछ पूछना है? हाँ जी पूछें। नहीं पूछना, इरादा बदल लिया है। अब इस मेथड से हमें क्या फायदा हो रहा है कि कहते हैं हम बहुत सारे मिनरल और सम टाइम वाटर जो है ये प्लांट्स में स्पेशली देखें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होते हैं। कहां से, सॉइल से रूट के अंदर। ठीक है ना, रूट में हम देखते हैं छोटी छोटी ग्रोथ्स होती हैं। अगर यू आपके पास एक रूट आ रही है तो आपको नजर आएगा कि जो प्लांट की रूट है इस पे छोटी छोटी आउटग्रोथ्स होती हैं जिन्हें हम रूट हेयर सेल का नाम देते हैं, जिनका एब्जॉर्प्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सॉइल से जब चीजें रूट में जा रही होती है तो वहां आप देखते हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होती है। इसी तरह अगला हमने पढ़ना है, हमारा एसएलओ हमें कहेगा कि एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस को एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो ये जो दो प्रोसेस हैं ये भी एनर्जी डिमांड करते हैं। और नेक्स्ट है सिग्नल ट्रांसडक्शन। ये फिनोमिना हम पढ़ेंगे आगे, अभी सिर्फ नाम याद कर लो, ये एग्जांपल्स हैं। एग्जामिनर आपसे इस तरह प्रोसेस दे सकता है, वो आपको एमसीक्यूज में प्रोसेस के नाम देगा और ऑप्शन में पूछ लेगा ये कौन से ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू हो रहे हैं, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस। तो ये एग्जांपल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ेंगे सभी को।
अब जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, ये दो तरह से होती है। ये एक नई चीज है जो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है कि पहले सिर्फ इतना ही बच्चों को बता दिया जाता था कि इसमें एनर्जी लगती है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अब आप लोगों को बताया गया कि इसमें मेम्ब्रेन की कोई प्रोटीन इन्वॉल्व है। और मजे की बात, इसकी भी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। पहली है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये बड़ी क्लियर है, सिंपल है कि वो वाला एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड जहां डायरेक्टली एटीपी का इस्तेमाल हो रहा है। आप लोगों को नजर आ रहा है कि एटीपी होगा तो ये प्रोसेस होगा, ये वाली एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। इसे हम नाम दे रहे हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो चीज याद करनी है वो एग्जाम्पल नहीं भूलनी चाहिए। हमारे पास सेल में, और स्पेशली सेल में, उसकी सेल मेम्ब्रेन में एक पंप होता है जिसे आप सोडियम पोटेशियम पंप कहते हो। ये पंप क्या होते हैं ये भी मैं आपको अंडरस्टैंड करवा दूं। अभी आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है रिसेंटली, और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमने देखा था प्रोटीन्स थी, और प्रोटीन्स को हमने दो तरह से कैटेगराइज किया था, चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन, जिन्हें हम ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं। तो ये जो आपके पास पंप्स है ना, ये असल में वो प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स हैं। ये कुछ ना कुछ काम करवा रही है, उसी काम पे फिर हमने नाम दे दिया है। इससे हमें पता लग रहा है कि सेल मेम्ब्रेन की एक ऐसी प्रोटीन है जो सोडियम और पोटेशियम की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, तो हमने इसे नाम दे दिया सोडियम पोटेशियम पंप का। ठीक हो गया। किसकी एग्जांपल है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डायरेक्टली एटीपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कर रही है ये अब आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। सोडियम आयंस को सेल के बाहर लेके जाती है। कितने? 3 सोडियम आयंस। ये हाईलाइट कर लो कि 3 सोडियम आयंस को इस पंप ने सेल के बाहर लेकर जाना है। जब ये एक दफा पे काम कर रही है, जब ये पंप एक दफा एक्टिव हो रहा है, तो ये 3 सोडियम सेल के अंदर से बाहर लेके जा रहा है, और 2 पोटेशियम आयंस इन्हें वो सेल के अंदर लेकर आता है, और इस सारे प्रोसेस में इसे एटीपी की जरूरत पड़ती है। ये देखो एनिमेशन पे गौर करो। 3 सोडियम आयंस आए और इस प्रोटीन के साथ अटैच हो गए। एटीपी आया, उसने एनर्जी दी। एनर्जी जो है उसकी मदद से पंप ने अपनी शेप इस तरह चेंज की कि उसने इन आयंस को सेल के बाहर रिलीज कर दिया। एट द सेम टाइम 2 पोटेशियम आयन बाहर से आए और वो इस पंप के साथ अटैच हुए, और पंप जो है उसने फाइनली पहले वाली शेप में आके इन्हें सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम आयन सेल के अंदर आते हैं। कब? जब ये पंप एक दफा अपना काम करता है। कितने आयंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये याद करना है एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, साथ आपके पास वही सेम स्कीमेटिक डायग्राम दिखा दी गई। 3 सोडियम आयंस अंदर से बाहर, 2 पोटेशियम आयन बाहर से अंदर, और एटीपी यूज हो रहा है। ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल दी गई है कि हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कहां कहां यूज कर रहे हैं सेल के अंदर। तो बहुत सारे हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट आयंस हैं जो कि इस मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। चार्जेस को ठीक से रिप्रेजेंट करना है, आइडिया है ना, पावर में आते हैं। आगे इंपॉर्टेंट है जी, इसको करना है हमने अंडरस्टैंड, स्पेशली थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, इसको आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम को ट्रांसपोर्ट या कपल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। नाम से आइडिया लगाओ ना जरा, हमें नाम बता रहा है कि यहां कोई 2 चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, इसलिए उसने कपल या को का वर्ड यूज किया है। अब वो 2 चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, यही सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की खासियत है जो आपने अंडरस्टैंड करनी है। अच्छा, दूसरा जो फर्क है ना वो ये, इस प्रोसेस में डायरेक्टली एटीपी यूज नहीं होगा, वो सिर्फ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में था। ये डिफरेंस लिखते जाओ, आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं दोनों मेथड्स के डिफरेंस क्या है। ठीक है, सेकंड नेम क्या है ये भी डिफरेंस में बन सकता है। एनर्जी डायरेक्ट यूज हो रही है एटीपी की शक्ल में या डायरेक्ट नहीं यूज हो रही, ये भी आपका डिफरेंस है। इस दौरान होता क्या है, ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना है। हम 2 मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, लेकिन इनमें से जो एक मॉलिक्यूल है ना
कहता है कि वो एक मॉलिक्यूल डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है एक मॉलिक्यूल उस एरिया से मूव करके वहां जाएगा जहां पे उसकी कंसंट्रेशन कम है। ये तो डिफ्यूजन में होता है कि जब आपके पास हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी मॉलिक्यूल मूव करता है तो हम इसे डिफ्यूजन कह देते हैं, लेकिन ये है असल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी हम समझ जाएंगे कैसे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जो दो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं ना, उनमें से एक मॉलिक्यूल अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ये जो मॉलिक्यूल है ना, जो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये जब मूव करेगा तो इससे एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाएगा दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेकिन जो दूसरा मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, यानी इसकी ट्रांसपोर्ट होगी जहां ये कम है वहां से उस तरफ जहां पे ये ज्यादा है। तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आई? पहले वाले मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट से। लेकिन पहले वाला मॉलिक्यूल जो है वो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव किया, वो अगेंस्ट मूव नहीं किया। लेकिन क्वेश्चन ये है, ये जो डाउन द कंसंट्रेशन मूव किया है, इसने एनर्जी क्यों रिलीज की है? ये तो डिफ्यूजन की तरह लग रहा है, यहां तो एनर्जी नहीं आनी चाहिए थी। ऐसे ही है सादिया, आयमा, मेरा पॉइंट पिक किया। ठीक है ना, पहले वाला जो सब्सटेंस है ये हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है जैसा कि डिफ्यूजन में होता है, और उसमें तो हम नहीं देखते कि किसी किस्म की एनर्जी रिलीज हो रही है या इस्तेमाल हो रही है। जबकि यहां मैं आपको बता रहा हूं कि इसने एनर्जी देनी है, इसकी दी हुई एनर्जी को ये यूज करेगा और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूव कर जाएगा। ये आपके पास एक ट्विस्ट है जो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। क्विकली इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। मजे की बात, एनर्जी यूज हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा एनर्जी यूज नहीं होगी, एनर्जी यूज हो रही है, लेकिन वो डायरेक्टली एटीपी की शक्ल में नहीं यूज हो रही। बस ये फर्क है। हो क्या रहा है इसको आप अंडरस्टैंड करते हैं। ये याद रखना है, एक अलोंग द कंसंट्रेशन है और दूसरा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ये देखो, डायग्राम तक आज हम करते हैं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए। उतना ही पढ़ेंगे जितना एब्जॉर्ब हो जाए। अभी आप लोगों ने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ी, इसको जूम करें। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जरा याद करो, आप लोगों ने ये पहले पंप की एग्जांपल पढ़ी थी। ये वो सोडियम पोटाशियम पंप है जो क्या कर रहा है, बाहर से 2 पोटाशियम आयन सेल के अंदर और अंदर से 3 सोडियम आयंस सेल के बाहर लेके जा रहे हैं। ऐसे ही है। और हमने देखा था कि इस प्रोसेस में एनर्जी यूज हुई थी। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, मैंने आपसे क्या कहा था, ये जो प्रोसेस हुआ था अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ था। अंदर सोडियम कम थे, बाहर सोडियम ज्यादा थे, लेकिन फिर भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ने क्या किया था, लो कंसंट्रेशन से सोडियम को हाई कंसंट्रेशन की तरफ लेकर गई थी। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थी, एटीपी यूज हुआ था। अब जरा गौर करो, जो सोडियम अंदर ज्यादा है, बाहर ज्यादा है, अंदर कम है। अगर हम देखें तो सिंपली क्या होना चाहिए, सोडियम बाहर जहां वो ज्यादा है वहां से अंदर आना चाहिए जहां पे वो कम है। ऐसे ही होगा कि सोडियम जो है, एक और प्रोटीन होगी जो सोडियम को बाहर से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगी। तो ये क्या कर रही है, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रही है कि जो आपका एक सब्सटेंस है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब ये मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएगा, इससे एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी को इस प्रोटीन ने यूज करना है और ग्लूकोज को बाहर से सेल के अंदर लेकर आना है। सेल के अंदर ग्लूकोज ऑलरेडी ज्यादा है, क्यों, सेल ने मेटाबॉलिज्म करना है और उसके लिए उसे एनर्जी चाहिए। एनर्जी आती है ग्लूकोज से, इसलिए हमेशा सेल में ग्लूकोज
ज्यादा होता है, लेकिन उसको मुसलसल ग्लूकोज की जरूरत होती है, इसलिए हमें बाहर जहां ग्लूकोज कम है वहां से मुसलसल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ग्लूकोज को सेल के अंदर लाना पड़ता है, और इस प्रोसेस में एनर्जी यूज होती है। लेकिन वो एनर्जी डायरेक्ट यूज नहीं होती, वो एनर्जी आती है जब सोडियम आयंस बाहर से अंदर आते हैं, जो कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। मसला यह है कि मैंने कहा जब ये सोडियम आयंस बाहर से अंदर आए तो इन्होंने एनर्जी रिलीज की। इनके पास एनर्जी कहां से आई? अब जरा अगर आप कंप्लीट डायग्राम देखो तो आपको समझ आ जाएगी। ये जो सोडियम बाहर आए हैं इनके पास एनर्जी आ रही है इस एटीपी से, क्योंकि जब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही थी तो उस दौरान एटीपी की एनर्जी को सेल यूज करके सोडियम्स को बाहर लेके जा रहा था। तो ये जो सोडियम सेल के बाहर आ रहे थे ये असल में एटीपी से एनर्जी लेके आ रहे थे। ये हाई एनर्जी सोडियम आयंस थे। ये जो हाई एनर्जी सोडियम आयंस हैं जब ये बाहर से दोबारा सेल में आते हैं तो ये अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, और इस एनर्जी को सेल की प्रोटीन यूज करती है बाहर से ग्लूकोज को सेल के अंदर लाने के लिए। और जो ग्लूकोज की मूवमेंट होती है ये आपके पास अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, लो से हाई की तरफ। आई होप आप लोगों को ये प्रोसेस समझ आया होगा। क्विकली मुझे आप लोगों ने बताना है यस और नो में, मैं लेक्चर को फिर एंड करूं। सादिया आयमा, ये प्रोसेस समझ आ गया कि कैसे सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्ट एटीपी यूज नहीं हो रहा, एनर्जी यूज हो रही है। एक मॉलिक्यूल अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और दूसरा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं। गुड, ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से वो ट्रिकी स्टेटमेंट्स बना के आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोगों ने बड़ा एक्टिवली इस चीज को समझ के याद रखना है। सादिया को भी समझ आइए। कल इंशाल्लाह इसको यहीं से हम आगे लेकर चलेंगे और फिर अपनी वर्कशीट को भी अटेंड करेंगे। गुड, शाबाश। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।